साथ वाले बबलू को देख के मुस्कुराएं, फिर हम आगे चलते हैं। ये सीरियस बन के ना क्लास में ना बैठा करें। मोहतरम सर आसिफ साहब कहते हैं जी, मैं पाकिस्तान में 365 डेज रुका। यानी अब सर आसिफ को देख के सोच रहे हो ये रेजिडेंट लग रहे हैं नॉन रेजिडेंट, तो ये क्या है जी? रेजिडेंट। पाकिस्तान सोर्स इनकम, सर आसिफ ने कॉलेज से इनकम कमाई। पाकिस्तान सोर्स इनकम, पाकिस्तान में बैठे ना हम, तो सर आसिफ ने पाकिस्तान से इनकम कमाई, पाकिस्तान सोर्स इनकम। अच्छा यार, अब हर बात जो है ना वो हर एक को आगे बताने वाली भी नहीं होती, क्लास तक है, क्लास तक ही रखिएगा। सर आसिफ का जर्मनी में एक पेट्रोल पंप है, तो ये हंसने वाले, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कौन सी इनकम है इनकी? फॉरेन सोर्स है। तो भाईजान एफबीआर वाले, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले सरासे से पूछेंगे कि भाई आपने पाकिस्तान में कितना कमाया और भाई आपने बाहर के मुल्क में कितना कमाया। दोनों इनकम्स के बारे में सरासे से सवाल किया जाएगा। एक सवाल मरने के बाद होने हैं और एक सवाल ये मरने से पहले होंगे जो एफबीआर वाले करेंगे। अच्छा, श्रीलंका का प्लेयर है मुरलीधरन, पता नहीं वालदैन ने क्या सोच के रख दिया नाम मुरलीधरन। मुरलीधरन 10 दिन के लिए कजाफी स्टेडियम आया और लोगों को बोल्ड करके लोगों के छक्के छुड़ा दिए। तो श्रीलंका से क्रिकेट मैच खेलने आया और इधर मैन ऑफ द मैच बना। लेकिन क्योंकि मुरली 10 दिन से 365 नहीं 183 डेज से कम रुका है, इसलिए मुरली को हम कहेंगे अबे मुरली तू तो नॉन रेजिडेंट लगे हमें। तो मुरली विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब हम मुरली से ये तो पूछेंगे अबे तुझे मैन ऑफ द मैच कजाफी स्टेडियम में बंदों को बोल्ड करके कितना मिला, लेकिन मुरली से ये नहीं पूछेंगे तूने 355 दिन श्रीलंका में क्या किया, वो माइंड कर जाएगा। तो इसलिए मोहतरम नॉन रेजिडेंट को एक बहुत बड़ा बेनिफिट अवेलेबल है कि नॉन रेजिडेंट की बाहर की इनकम हम पाकिस्तान में नहीं पूछते। अगर सरासे कहते हैं मैंने इधर 10 कमाया और इधर 2 कमाया, तो एफबीआर वाले कहेंगे आप 12 पे टैक्स दें। और अगर सरासे कहते हैं, और अगर मुरली साहब कहते हैं मैंने इधर 3 कमाया मैंने इधर 4 कमाया, तो हम उन्हें कहेंगे आप सिर्फ 3 पे टैक्स दें। यू आर नॉट सपोज टू पे टैक्स ऑन योर फॉरेन इनकम। इसको नोट कर लें और पॉइंट 5 और 6 पढ़ लें। नहीं, इस साल 0 आना, जल्दी नोट कर। नहीं, सेक्शन के नंबर याद नहीं करने भाईजान। पाकिस्तान में जो कमाएगा उस पर लगेगा टैक्स। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में जो आएगा हम उससे टैक्स लेंगे, उसकी जान भी लेंगे। पाकिस्तान में आके कमा रहे पैसे, उससे क्यों ना टैक्स लें। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन मीट मी आफ्टर क्लास।
कैंडी बिस्किट है। अच्छा जी पॉइंट नंबर 5 और 6, द इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट कहां से हो गया, पॉइंट 5 में कह रहा हूं, द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन सर आसिफ अंडर अ हेड ऑफ shall be computed by adding पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड, जान ले लो रेजिडेंट की, उसकी पाकिस्तान की इनकम पे भी टैक्स मांगो और फॉरेन इनकम पे भी, एंड द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट मुरली अंडर अ shall be computed by considering only amounts that are Pakistan source income. Considering means adding only amount that are Pakistan source income. कोई चीज कोई बात समझ ना आ रही हो फौरन पूछ लिया करें। एक साहब ने अगले दिन जाके बताया कि एक दफा आपने मुरलीधरन बोला था, उसके बाद बार बार मुरली बोल रहे थे तो मुझे पता नहीं लगा कि किसकी बात हो रही है, इसलिए खुल के बता दिया करें किसकी बात हो रही है। तो धरन वाले मुरली की बात हो रही है। ओके सो द रेजिडेंट ने पाकिस्तान वाली इनकम में भी टैक्स जमा कराना है, बाहर वाली पे भी, नॉन रेजिडेंट ने सिर्फ बाहर वाली इनकम पे इसने टैक्स जमा हमें पाकिस्तान में आके नहीं कराना। अब अगर किसी को ये मसला हो, नहीं तकलीफ ना बोला करो, मुनासिब नहीं। अब अगर किसी को ये मसला हो कि सर आसिफ जर्मनी के अंदर आसिफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स जमा करा रहे हैं जर्मन गवर्नमेंट को, तो वो भी तो टैक्स जमा करवा रहे हैं। अब उधर जर्मनी वाले भी टैक्स ले रहे हैं, इधर पाकिस्तान वाले भी टैक्स ले रहे हैं, तो हमारे सर का क्या बनेगा? दोनों मुल्कों में लोग टैक्स ले रहे हैं। तो इस सवाल के जवाब के लिए वेट करें चैप्टर 6 का। ओके हर गाय पेज 8 पे आए। अच्छा ये कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज जो हैं वो अपनी वर्कर की वेलफेयर के लिए, अपनी वर्कर की वेलफेयर के लिए पैसे अलग करके रख देती हैं, क्योंकि कंपनी पे ज़कात नहीं लगती। यानी आपने नेस्ले वालों को कभी ये नहीं सुना होगा, नेस्ले वाले रो रहे हैं अगर हम मर गए ज़कात दिए बगैर तो हमारे साथ कवर में क्या होगा। तो नेस्ले वाले इस चीज़ पे आपको कभी रोते हुए नहीं मिलेंगे, रॉयल फैन वाले कभी रोते हुए नहीं मिलेंगे। इसलिए कंपनीज वाले क्या करते हैं, कंपनीज वाले अपनी वर्कर की वेलफेयर के लिए कुछ पैसा अलग करके रख देते हैं। जिस तरह घर के अंदर कोई गल्ला होता है, वो किसी चीज़ के बनाने के लिए, घर में कोई चीज़ खरीदने के लिए अलग करके रख दिया जाता है। तो इसी तरह एक गल्ला होगा, एक फंड होगा, एक बास्केट होगी जो कंपनी बनाएगी। उस बास्केट के अंदर कंपनी पैसे रखेगी। इस बास्केट में जो पैसे रखे जाएंगे इनका नाम होगा वर्कर वेलफेयर फंड के तहत रखे गए पैसे। ये पैसे भी टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए ज़कात की तरह माइनस कर दिए जाएंगे। लेकिन इसका न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे, बिकॉज ये रूल कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है और कंपनी के न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। बल्कि जो स्मॉल कंपनी का कल हमने बात होगी, अच्छा इधर देखें, अब बल्कि जो स्मॉल कंपनी का कल हमने रेट पढ़ा था 20% और दूसरी कंपनी का रेट पढ़ा था 29%, वो रेट हम पूरे सिलेबस में कहीं यूज नहीं करेंगे, बिकॉज कंपनी का न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कंपनी की कोई भी ऐसी बात आएगी तो वो थ्योरी की हद तक हम पढ़ा करेंगे, न्यूमेरिकल बना के नहीं समझा करेंगे। तो टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए आम लोग ज़कात माइनस करते हैं और टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए कंपनीज वर्कर वेलफेयर के पैसे माइनस करती हैं ज़कात की तरह। पढ़ें जी, अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस। बस बात यहां पे खत्म हो गई है, आगे सारी जो है वो लॉ का नाम लिखा हुआ है और कोई कंडीशंस लिखी हुई है, बात बस यहां खत्म हो गई है। मेन बात ये है, पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट, आपको डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है, बस इतनी सी बात है। अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट, वो पैसे, ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड, जो आपने वर्कर वेलफेयर की बास्केट में डाले हैं पैसे, पर्सन से मुराद कंपनी है यहां, पेड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने पे किए हैं,
अच्छा, ये पैसे ज़कात एंड ऑर्डिनेंस के मुताबिक नहीं होते, इसका एक अलग कानून बना हुआ है। ये नहीं कि कंपनी 10 करोड़ रुपया वर्कर की वेलफेयर के लिए रख दे। कंपनी जो पैसा वर्कर की वेलफेयर के लिए रखेगी वो किसी कानून के तहत रखेगी, और उस कानून के तहत पैसा तो अपने पास ही रखेगी कंपनी किसी बास्केट में डाल के, लेकिन वर्कर को दे दिया करेगी जरूरत पड़ने पे, अपने एम्प्लॉयज को। इसका जो कानून बना हुआ है उस कानून का नाम है वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस। और अगर वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस नहीं है, यानी कि आप पे एप्लीकेबल नहीं है किसी वजह से, तो फिर कुछ और लॉज भी हैं पाकिस्तान में, और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू, और का मतलब है ना या ये, और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड जो लगाया है, इनेक्ट लगाना होता है ना, जो लगाया है बाय सूबे की गवर्नमेंट, ये काट दें आगे जो ब्रैकेट है, तो सूबे की गवर्नमेंट ने जो लॉ लगाया है वो लॉ जो है वो भी हो सकता है। तो आला दर्जा तो है आप वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस के तहत पैसे जमा करवाएं, लेकिन वो लॉ अगर कुछ लोगों पे नहीं लगता तो फिर आप किस लॉ के तहत पैसे जमा करवा दें? एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर विच इज इनेक्टेड बाय सूबे, सूबों ने उसको इनेक्ट किया हो। ये एक अजीब सी बात है, इसको हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इस बात को भी और इस बात को भी। बाकी जो आगे ये लाइनें हैं ये सारी रेपिटेशन है। 60A है सेक्शन 60A, और उसके बाद है 60B। 60A में वर्कर की वेलफेयर के लिए आप पैसे रख रहे हैं, और 60B में पैसे इसलिए रखे जाएंगे कि वर्कर को प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। अगर आपकी कंपनी ने अच्छे पैसे कमाए, अगर आपकी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो उस प्रॉफिट में कुछ पार्टिसिपेशन की इजाजत मिल जाएगी। डेट इज कॉल्ड एज वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। इंग्लिश सारी वही है एज इट इज, देखते रहें, बस लॉ का नाम बदलेगा। A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount. A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of, उधर क्या लिखा हुआ था? A person shall be entitled to a deductible allowance for amount of zakat. वो इंग्लिश है जो ज़कात में चल रही है। ऑफ एनी वर्कर, वर्कर तक सेम है, इधर वेलफेयर आ रहे हैं और इधर पार्टिसिपेशन फंड। पेड बाय द पर्सन अंडर, पेड बाय द पर्सन अंडर, इस लॉ का नाम है वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस। इस लॉ का नाम है कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट। आगे अंग्रेजी अल्लाह का शुक्र है सेम है। और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू, और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर्स, वर्कर्स, इधर वेलफेयर का नाम है और इधर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन। आगे भी लिखा हुआ है इनेक्टेड बाय सूबा, इधर भी लिखा हुआ है इनेक्टेड बाय सूबा। तो ये जो स्काई ब्लू वाली लाइन है ये सिर्फ डिफरेंट है। तो वर्कर की वेलफेयर के लिए अगर आप पैसे रखेंगे तो उसका नाम वेलफेयर फंड हो जाएगा। वर्कर को प्रॉफिट में से कुछ बांटेंगे, अगर आपके अच्छे प्रॉफिट्स आ गए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। इट इज जस्ट लाइक ज़कात, इंडिविजुअल्स को ज़कात माइनस करने की इजाजत है, कंपनीज को ये फिगर्स माइनस करने की इजाजत है। बोनस भी हम पढ़ेंगे सैलरी के चैप्टर में जाके। अच्छा, अब वो निकाल लें जो क्वेश्चन 17 दिया था परसों होमवर्क। जी, शेयर होल्डर नहीं है, फिर भी अगर अच्छा प्रॉफिट आ जाए तो हम खुशी में वर्कर को दे देते हैं। In the view of provisions of Income Tax Ordinance 2001 and rules made therein, determine the residential status of the following persons for tax year 2013। 13 का मतलब है यकम जुलाई 12 से 30 जून 13। पॉइंट नंबर 1, रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया। रमीज सऊदी अरेबिया चला गया ऑन 24 दिसंबर 12। तो फिर जुलाई में किधर था? अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में 23 दिन लिखूं 24 दिन लिखूं? प्रोसीडेड टू सऊदिया ऑन 24, 24 को सऊदिया गया। तो बजाहिर ये लग रहा है कि 24 की टिकट कराई होगी, तो 24 की अगर टिकट कराई होगी तो 24 को पार्ट ऑफ डे पाकिस्तान ही रहा होगा ना फिर।
तो इसलिए मैंने 24 को काउंट किया है। प्रोसीडेड टू सोदिया ऑन 24 टू assume the responsibilities on his new job. He visited कराची फ्रॉम 20 जून टू 24 जून। इसका मतलब है जनवरी में भी सऊदी अरब था, फरवरी में भी सऊदी अरब था, मार्च में भी सऊदी अरब था, अप्रैल में भी सऊदी अरब था, मई में भी सऊदी अरब था। वो जून के महीने में आया कराची 20 से 24 जून किसी सेमिनार के लिए, लेकिन वो सेमिनार कैंसिल हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पढ़ा था सिर्फ ट्रांजिट फ्लाइट को आपने काउंट नहीं करना, बाकी सारे डेज को आपने टोटली काउंट करना है। इसलिए ये घुमाइयां फिराई हैं, सेमिनार था फिर कैंसिल हो गया और छोड़ पड़े। कराची तो पाकिस्तान में है ना, और मीज भी कराची है, तो बस ये दिन काउंट कर लें आप। 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन टोटल बन गया 182। Therefore, he will be considered as a non-resident individual। इसको नॉन रेजिडेंट समझा जाएगा। चलें जी, पॉइंट नंबर 4। स्मिथ अ नाइजेरियन फुटबॉल कोच केम टू पाकिस्तान ऑन 28 फरवरी। गया कब ये नहीं बता रहा, ये बता रहा है आया कब। पाकिस्तान आ गया 28 फरवरी को और पाकिस्तान छोड़ के चला गया 14 अगस्त के कुछ दिन बाद 31 अगस्त 13 को। अब ये 31 अगस्त 13 हमारे साल के बाहर गिर रहा है, क्योंकि हमारा साल 30 जून 13 को एंड हो रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा अरसा कौन सा है, तो हमारा अरसा है 1 जुलाई 12 से 30 जून, और ये 30 जून 13 के बाद भी पाकिस्तान रहा है जुलाई एंड अगस्त। लेकिन हमारी बला से पाकिस्तान किस दिन आया? 28 फरवरी को, एक दिन। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये तो दिन ना होने के बराबर बनने हैं। 180 कहां पहुंचने 183 पे? 123। Therefore, Smith will also be considered as a non-resident individual. Is it so? Is it so? Okay. खलील बबलू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम कर रहे पिछले 3 साल से, और इसकी पोस्टिंग हुई है जिनेवा में फ्रॉम 1 अगस्त 12 टू 30 जून 13। 1 अगस्त 12 से 30 जून 13 जिनेवा में रहा। तो ये अरसा जो है वो जिनेवा में रहा और ये अरसा पाकिस्तान में रहा। तो दिखने में पाकिस्तान में 31 दिन रहा, लेकिन दिन काउंट नहीं करने, बिकॉज ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अली एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं, बस पार्टली पाकिस्तान में है तो बात खत्म। कंपनी के केस में देखा जाता है होली पाकिस्तान में हो ना 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 पुत्र, मैं नोट्स में लैपटॉप बंद कीता, मैंने कहा इट्स ओवर, कट नोट्स। अच्छा जी, अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 का बी। टाइम किसका हो गया? जवानी का? अभी तो 2 मिनट पड़े हैं भैया। 5 का बी। वन ऑफ योर क्लाइंट विच इज सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। आपका एक कस्टमर है, उसका बाप बाहर के मुल्क में रहता है, यानी कोई बड़ी कंपनी, पेरेंट कंपनी बाहर के मुल्क में है, उसकी कोई छोटी कंपनी पाकिस्तान में है। वन ऑफ योर क्लाइंट विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। इधर पाकिस्तान में कोई कंपनी है जो आपकी क्लाइंट है, कस्टमर है, उसकी बड़ी कंपनी बाहर के मुल्क में है। पाकिस्तान की कंपनी अपना ईयर, अकाउंटिंग ईयर बदलना चाहती है 30 जून से 31 दिसंबर। अबे क्यों बदल रहे है? क्या कंपेलिंग नीड है तुझे? क्या मसला पड़ गया तुझे? क्या मसला है आपको? मेरे अब्बू का भी ईयर एंड यही है, मैं बच्चों के, मेरे अब्बू का भी ईयर एंड यही है। अच्छा चल ठीक है। कहते मेरे अब्बू का ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो मेरा ईयर एंड भी 31 दिसंबर होना चाहिए, मैं और अब्बू एक एक, तो इसलिए ये मैंने कर दो। अच्छा गलती उसने ये की, हमारे से मशवरा मांग लिया, एडवाइस। आपने उसे मशवरा देना है, एडवाइस द क्लाइंट अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू। वो 30 जून से 31 दिसंबर जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप बता दें क्या करें। मेरे भाई जो सवाल के अंदर सवाल है वो आपको मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया। बचपन में टीचर कहा करते थे सवाल में से सवाल ढूंढो,
तो ये सवाल में से सवाल है जो येलो में हाईलाइट किया हुआ है। सवाल है रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर। क्या शराइत हैं चेंज इन टैक्स ईयर की? रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अब्दुल्ला भाई, यू आर सपोज टू राइट एन एप्लीकेशन। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, किसके नाम? अब्बू के नाम, अम्मी के नाम? नहीं, कौमी के नाम, कमिश्नर के नाम। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है पॉइंट 3 के तहत। अब बंदा में अप्लाई, यू विल अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर, कमिश्नर साहब मुझे अलाउ कर दें 12 महीने यूज करना अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर एज स्पेशल टैक्स ईयर। तो आपने कमिश्नर साहब की सामने दरबार में जाके एप्लीकेशन देनी है। कमिश्नर अगर आपको चाहे तो इजाजत दे देगा। कब? द कौमी शैल ग्रांट द परमिशन ओनली इफ द बंदा हैज शोन अ कंपेलिंग नीड। अब आपने नहीं बीच में अपनी अंग्रेजी नहीं फिट करने लग जाना। What I feel that it is a compelling need because the year end of the Abu is 31 December, so the year end of Putra should also be 31 December. बस फिलहाल आपने ये लिखना है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट आपने ये 3 वाली बतानी है और 5 वाली बतानी है, डेट्स एनफ। लेकिन इसको एक दफा पढ़ के आइएगा 3 और 5 वाले को, फिर कोई मसला हुआ तो कल इंशाल्लाह उसको हल नहीं करेंगे।